जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके एग्जाम्स को देखते हुए, चाहे फिर वो BSSC इंटर स्तरीय का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम हो या फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम को कह लें, देखते हुए मैं लगातार सेट प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ, जिसका आज ये 12वां सेट है। ये सेट द प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जा रहा है। इसके पहले 11 सेट करवाए जा चुके हैं। साथ ही साथ बिहार SSC इंटर स्तरीय के सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। अगर सभी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन अपडेट रहेंगे। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 LM सिंघवी। किसके? LM सिंघवी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। अगर हम LM सिंघवी की सिफारिश समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को देख लें तो उसमें कौन कौन सी सिफारिश थी तो ध्यान में रखेंगे या नोट कर लेंगे। नंबर 1 पे क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या था? गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा क्या था? ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। और एक और था, ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांव की मान्यता दी जानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही स्टेटमेंट पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कोई कॉमन मैन नहीं होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कोई कॉमन पर्सन नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं तो ये इनका जो संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में से संबंधित विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि ये आपको पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है, आपका आरंभ वर्ष है, आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले आप अगर कंफ्यूजन होगा तो पहले तो आप जानते हैं कि 51 से 56 जो था वो पहला चला था, तो दूसरा के स्टार्ट क्या हुई होगी? दूसरा था ऑप्शन नंबर 2 का, तो 2 मिल जाएगा। तो ये तो 3 नंबर ऑप्शन कट गया। 3 नंबर तो ऑप्शन कट गया दोस्तों। तो बाकी बचा क्या? 3 और 4 नंबर ऑप्शन कट गया। बाकी बचा 1 और 2। तो यानी 1 का 1 और 2 का 2 हो गया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ ये इतना ध्यान में रखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड पंचवर्षीय योजना और 5th पंचवर्षीय योजना में ही केवल डिस्टर्बेंस हुआ था। बाकी जो आप पीछे से याद करेंगे तो 17वीं पंचवर्षीय योजना कब से था? तो 2012 से 2017। इसकी तरह से आप बैक चलेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 का 1, 2 का 2, 3 का आंसर जो है 4 और 4 का आंसर 3। ऐसे भी ध्यान में रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले नहीं बाद में आएगा और 7वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 G यानी गुरनार मिल्डर के द्वारा। अच्छा, रोलिंग प्लान आई कब थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था? तो 1974 से 79 होना चाहिए था, लेकिन 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया। उस समय किसकी सरकार आई थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1978 में। ठीक है। और इसको 1978 में इसको रोक दिया गया। यानी अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब चला था? तो 1978 से लेकर के 1980 तक। ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे 5वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बधाई जो है दोस्तों लोक नृत्य असम की नहीं है। अच्छा, बधाई तो है कहाँ का? तो बधाई जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये MP का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए गए? तो आप कभी भी आप अमर्त्य सेन नहीं लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 BKRB राव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BKRB राव।
एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इनका जो मेन स्टेटमेंट क्या था कि इन्होंने स्टेटमेंट नहीं बल्कि इनका जो मेन कार्य था, स्वतंत्रता से पहले ही ये राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में से ये भी थे। कौन थे? इन्होंने जो स्वतंत्रता से पहले ही जो है राष्ट्रीय आय की गणना कर दिया था। किसने? VKRV राव। एक आता है आपका मोरारजी देसाई का नाम, जिन्होंने एक जो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे, जिनको आधुनिक भारत के अर्थशास्त्री माना जाता है। ठीक है, इनका एक बुक था, फेमस बुक क्या था दोस्तों? किताब नाम था क्या? लिख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया। ठीक है, इनका ये फेमस बुक था। किनका? दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3, एकल विक्रेता। अच्छा, एकाधिकार में होता क्या है? एकाधिकार में होता है कि एकल विक्रेता हो और अनेक क्रेता होता है। ठीक है, इसमें एकल विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होता है, मतलब उस पे सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसको आप मोनोपोली कह लीजिए। क्या? मोनोपोली होता है, बाकी अनेकों क्रेता होते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एकाधिकार व्यापार में जनता को हानि उठानी पड़ती है, जबकि एकाधिकार व्यापार में व्यापारी को लाभ पहुंचता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें होता क्या है कि एकाधिकार में जो प्रोडक्ट, जो पेटेंट बनाया, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रांड ले लीजिए, लिवाइस ले लीजिए, किलर वगैरह ले लीजिए, या समथिंग कुछ भी ले लीजिए आप, तो उसमें जो उसका मालिक चाहेगा उसका वही प्राइस वो डिसाइड करेगा, बाकी और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री देशांतर जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अच्छा, हम इसकी बात कर लें तो 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यामयोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कोणार्क मंदिर के देवता किससे संबंधित है? तो कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। अच्छा, सूर्य की बात आती है तो कोणार्क ही नहीं बल्कि जो और भी ध्यान में रखेंगे, मार्तंड जो कि कश्मीर में है, ये भी सूर्य से संबंधित है। मार्तंड कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में है, J&K आप लिख लीजिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मोढेरा का गुजरात में है। बुंडू का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो रांची में है। और एक और बिहार से संबंधित आता है, देव का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो बिहार के औरंगाबाद जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 40। ध्यान में रखेंगे। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या? गांधीवादी दर्शन माना जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन दोस्तों 1992 द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा भी दिया गया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, ये लॉर्ड डलहौजी इन्होंने कौन सा नीति लाया था? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। क्या याद लिखिएगा? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति। हड़प की नीति के तहत जो है अवध राज्य को इन्होंने मिला लिया था अपने में। ध्यान में रखेंगे कब मिलाया था दोस्तों? तो 1856 में कुशासन के आधार पे। ठीक है, कुशासन के आधार पे। एक चीज और भी ध्यान में रखेंगे कि अवध राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग संज्ञा दी थी। वो संज्ञा क्या था? तो अवध राज्य को दुधारू गाय कहा था। क्या कहा था? दुधारू गाय या फिर चेरी की संज्ञा इन्होंने दी थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को। ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट VVI स्टेटमेंट है, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न कहता है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृदा अपरदन। क्या? मृदा अपरदन। ध्यान में रखेंगे, मृदा की कुछ ही इंच जो होती है वो मिट्टी की उपजाऊ होती है, जो कि अपरदन की वजह से क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्यूट्रिको खाई जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर में। अगर इसकी हम गहराई की बात कर ले तो 8392 मीटर इसका ध्यान में रखिएगा गहराई है। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। जबकि टोंगा क्या है? इस चीज को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
टोंगा गर्त कहाँ है? तो ये भी प्रशांत महासागर में है। एक और है रोमसे, और रोमसे गर्त कहाँ है दोस्तों? तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बुश वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको बुश वेल्ड न समझ में आए तो वेल्ड तो दिमाग में आता होगा, बहुत बार आपने रटा होगा। तो जैसे ही वेल्ड का नाम आता है ना तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का घास का नाम क्या है, घास मैदान का? तो लिख लीजिए पार्कलैंड। क्या नाम है दोस्तों? पार्कलैंड इसका जो है घास के मैदान का नाम है। जबकि न्यूजीलैंड के घास के मैदान का नाम क्या है दोस्तों? तो नोट कर लीजिए कैंटबरी। क्या नाम है दोस्तों? कैंटबरी। और जबकि श्रीलंका के घास का नाम मैदान का नाम क्या था? पटाना। याद रखिएगा क्या नाम है दोस्तों? पटाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण ग्रह के भी नाम से जानते हैं। लिख लीजिए किस नाम से जानते हैं? वरुण ग्रह की। अगर इसकी हम बात कर ले तो वरुण ग्रह की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो जर्मन के खगोल शास्त्री था। कहां था? जर्मनी के खगोल शास्त्री था जिसका नाम था जोहान गाले। जोहान गाले ने जो है वरुण ग्रह की खोज की थी। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है दोस्तों हरा होता है वरुण ग्रह की, ध्यान में रखेंगे। इसके चारों ओर कौन सा गैस का बादल छाया हुआ है? तो मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड वरुण ग्रह से, कि वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? तो लिख लीजिए ट्रिटॉन। मैंने इतनी सारी आपको फैक्ट बताया, आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, एकदम निश्चित किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सानिया मिर्जी कभी भी किसी भी ओलंपिक पदक में कोई भी पद नहीं जीती, मतलब पदक नहीं जीती, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? माफ कीजिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बृहद्रथ। ध्यान में रखिएगा दोस्तों 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोरक्को से आया था। अच्छा, आया कब था? तो 1333 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर हम पूछेंगे कि इब्न बतूता ने एक फेमस अपने यात्रा वृत्तांत जो है एक फेमस बुक लिखा था जिसमें अपना यात्रा वृत्तांत को बताया था, उसके बुक का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे आप, हम आपको नोट कर लीजिए, रहेला। क्या नाम था दोस्तों? रेहला। रहेला नहीं बल्कि क्या नाम था? रेहला। इसका यात्रा वृत्तांत की चर्चा इन्होंने अपनी बुक रेहला में किया था। कौन? इब्न बतूता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। अच्छा, ये मनी ऑर्डर होता क्या है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का आधार जो कि बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का वह आधार जो कि बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है उसी को हम मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, यानी ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था? तो राज्य पुनः गठन यानी आप संशोधन विधेयक 2000, ध्यान में रखेंगे, कब? 2000 के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड अलग जो है राज्य बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नहीं बल्कि थेरावाद बौद्ध धर्म को यहां माना जाता है। क्या नाम है? थेरावाद बौद्ध धर्म। ठीक है, ये यहां का प्रमुख बौद्ध धर्म है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो क्या थे? तो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से तीनों। अच्छा, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो इनका एक उपनाम था तूती ए हिंद। क्या नाम था दोस्तों? तूती ए हिंद। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अमीर खुसरो के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ध्यान में रखिएगा, ये कौन था? तो ये अमीर खुसरो जो था
अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है, कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या? तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 रीट कहते हैं। अच्छा, रीट होता कितने प्रकार का है, तो रीट 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो परमादेश, कौन सा दोस्तों, तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी परीक्षण। अगर हम आपसे पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, जबकि आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों कौन, आर्टिकल उच्च न्यायालय जो है अपना रीट जारी करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि कहां के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों रहित हो जाती हैं, यानी पत्तियां गिरा देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहता है देख लेंगे। 24वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक के हम्पी में। अच्छा, ये हम्पी था को क्या, तो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोनों भाई मिलकर के, कौन, हरिहर और बुक्का, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 26 का ऑप्शन नंबर 1 वारंगल। अच्छा, वारंगल कौन था दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय और प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक थे। अगर वारंगल का जिक्र आए तो ध्यान में रखेंगे प्रताप रुद्रदेव तृतीय का भी नाम आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान। अच्छा, कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4, जबकि वेदांग कितने हैं दोस्तों, ध्यान में रखेंगे वेदांग है 6। ये तो 4 वेद हो गए। अगर हम आपसे पूछ दे कि 5वां वेद किसे कहा जाता है, तो ये दक्षिण भारत की एक 5वां वेद है जिसका नाम है तिरुकुराल। क्या है, नाम लिख लीजिए, तिरुकुराल। ये दक्षिण भारत का 5वां वेद है, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहता है, कहता है सांभर लवण झील कहां अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1853 ईस्वी में। कब, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और थाने के बीच में जो है मात्र 34 किलोमीटर के लिए रेलगाड़ी प्रथम चलाई गई। अच्छा, इसकी किसने चलवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी में। अगर हम आपसे पूछ लें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। एक और वीवीआई पॉइंट फैक्ट्स लिख लीजिए, सबसे अधिक रेलवे का विस्तार किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे अधिक रेलवे का विस्तार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब सारे के सारे, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है, माफ कीजिएगा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो आप आंख बंद करके लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी की। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल है कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे तिब्बत में एक मानसरोवर झील है ना, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश यानी किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 अरुणा आसफ अली को। ध्यान में रखिएगा, ये चर्चा में कब थी या कब से इनको जाना जाता है, तो अरुणा आसिफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान, क्या ग्वालियर टैंक मैदान जो कि कहां है, मुंबई में है, भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये तो ग्रैंड ओल्ड लेडी हो गए। अगर हम आपसे पूछ दे कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी को। किसे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33,
क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री। इन पे तो एक मूवी भी बनी हुई है, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ताशकंद समझौता हुआ कब था? तो 10 जनवरी 1966 को, जबकि 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान में रखेंगे। कब किसके किसके बीच में हुआ था ताशकंद समझौता दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि इनकी मौत आज तक रहस्यमय रही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे 34 क्या कहता है? कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की का सही अवरोही क्रम लगाएंगे, यानी घटते हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, इसके बाद बंगाल, फिर केरला में है। अगला प्रश्न है कि आमेर महल कहां स्थित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में, जिसको पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुल्तानपुर। ये क्या है? बल्कि जो पक्षी अभयारण्य है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सुल्तानपुर झील है कहां? तो सुल्तानपुर झील दोस्तों हरियाणा में स्थित है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सिरिस्का कहां है? तो सिरिस्का राजस्थान में है। ध्यान में रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है, जबकि मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? देख लेंगे। 38वां प्रश्न कहता है कि भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 38 का ऑप्शन नंबर 1 स्कंदगुप्त। ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त में कि जब हूणों का आक्रमण हुआ तो उस समय स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय हासिल की। क्या विजय हासिल की? यानी किसकी जीत हुई? स्कंदगुप्त की। बताया जाता है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से बताया जाता है कि सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत जो है इन्होंने ही करवाया था। ये कौन सा अभिलेख से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, यानी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखेंगे स्कंदगुप्त से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कब इसका स्थापना किया गया दोस्तों? निर्माण कब किया गया? 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे। कहां है? उत्तराखंड में। एक और प्रश्न है कि जब भारत में प्रथम टाइगर रिजर्व बना तो उस समय सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क जो है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 1973 में जिम कार्बेट को ही सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह कराना। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम आपसे बोल दें कि मोहम्मद गजनवी टोटल कितने बार आक्रमण किया था? तो भारत पर 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण कब था? तो 1000 से लेकर के 1001 ईस्वी तक, जबकि दूसरा यानी अंतिम आक्रमण कब था? तो 1027 में इसकी अंतिम आक्रमण को माना जाता है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 दुशांबे। अच्छा, ताशकंद किसकी राजधानी है? तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जबकि बिश्केक किसकी राजधानी है? तो बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। रिगा लाटविया की राजधानी है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में है ना आयोजित विश्व कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे 43 कहता है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफी बागान लगाए गए थे कहां? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चिकमंगलूर जनपद में। ये कहां है? कर्नाटक में स्थित है। ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी भारत में सबसे अधिक कहवा कहां उत्पादित किया जाता है? तो कर्नाटक में, जबकि वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 45 का ऑप्शन नंबर 2 जीबी मावलंकर। ये तो ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम दलित स्पीकर कौन थे तो लिख लीजिए जीएमसी बाल योगी। कौन? जीएमसी बाल योगी। जबकि प्रथम महिला स्पीकर कौन थे? तो मीरा कुमार। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, नदियों को जोड़ने वाले यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी को जो है केन नदी को जोड़ने का निर्माणाधीन है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगर 46 में थोड़ा सा और देख लें तो केन नदी का अगर उद्गम स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है। जबकि उत्तर प्रदेश में बांदा गांव कौन सा है? ये बांदा गांव में जाकर के मिल जाती है। जबकि बेतवा नदी जो है दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर के। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2023 का प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन था? तो आयोजक देश भारत था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 तलवारबाजी। अच्छा, आकाश कुमार का संबंध कहां से है? तो ये बिहार के रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? कहता है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का स्थायी सदस्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 50 का ऑप्शन नंबर 1 ईरान। ईरान के सदस्य बनने से संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ध्यान में रखेंगे 9 हो गया है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? 52 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। अगला प्रश्न है आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसके? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ध्यान में रखेंगे आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, ध्यान में रखेंगे कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है कैसा? तो 53 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 कम। अगला प्रश्न है कि लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और हरा को जब आप मिलाएंगे ना तो आपको पीला रंग मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम आपसे पूछ दे कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो आप लाल हरा नीला याद रखेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करेंगे तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। हनी सी का नाम सुना है क्या आपने? तो याद रखिएगा हनी लाल। क्या? हनी लाल। लाल मतलब तो लाल हो ही गया, हरा और नीला, इसे का कभी आप भूलेंगे नहीं। हनी लाल हनी सिंह के गाने पर हनी सिंह के नाम पे रख दीजिएगा। ये तो ठीक है, ये तो प्राइमरी कलर हो गया। अच्छा, सेकेंडरी कलर की बात कर दे तो कौन कौन सा है? तो नोट कर लीजिए, पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला। पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला जो है ये सेकेंडरी कलर है, ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न हम आपसे पूछ दें कि रंगीन टीवी में कौन सा कलर का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक कलर का उपयोग जो है रंगीन टीवी में किया जाता है, ध्यान में रखेंगे प्राइमरी कलर का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? कहता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं कैसा? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहसंयोजी। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे एक फॉर्मूला होता है, आप t = u/g पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टोटल कितना u का वैल्यू कितना है? 49 मीटर पर सेकंड और g आप कितना लेंगे? 98। जब इसको आप क्रॉस कट कराएंगे तो 5 सेकंड आंसर आपको निकाल करके आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता कितनी होगी? तो 57 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता 0 यानी 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कहता है कि कैथोड किरणें
है, किस तरह के, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ये अदृश्य होती है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, क्या कहता है दोस्तों, 59 कहता है कि मानव शरीर में कहां पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, ग्रसनी में। ठीक है, अच्छा ग्रसनी क्या होता है, तो ग्रसनी नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। ग्रसनी कहां होता है, तो नासा गुहा, कहा क्या, नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, माफ कीजिएगा, हाँ लौह यानी लोहा चुंबकीय होता है कब, तो ऑप्शन नंबर 3, 770 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे, माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिक तापमान पे नहीं बल्कि कम तापमान पे। लोहा जो है लौह चुंबकीय कब होगा, जब 770 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर होगा। अगर मैं आपको बता दें कि एक नाम आपको आया होगा क्यूरी तापमान। अच्छा क्यूरी तापमान होता क्या है, तो वह तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्यूरी तापमान बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किस में एल्युमिनियम नहीं होता, तो ध्यान में रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 61 का फ्लोरस्पार में जो है एल्युमिनियम नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। 2 इसमें वर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है फ्लोरस्पार और एक है फील्डस्पार, इसको फील्डस्पार भी बोलते हैं। ये फ्लोरस्पार का जो सूत्र होता है ना, ये क्या होता है, CaF2, जबकि फ्लोरस्पार का सूत्र क्या होता है, AlSiO3O8, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है किसमें, तो ब्रिक के प्रतिस्थापन में। किसके स्थापन में दोस्तों, तो ब्रिक के प्रतिस्थापन में। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए, जो कि मोस्ट VVI पॉइंट में बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, कि ब्रिक के बाहरी भाग को क्या किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिक के बाहरी भाग को हम कार्टेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। और ऐसे भी जानते हैं कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण कम होता है, जबकि बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे लाल रंग का अधिक होता है, यानी कितना, तो 7800 एंगस्ट्रॉम मैं आपको कई बार सेट में बताया हूं, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है दोस्तों, तो 3900 एंगस्ट्रॉम। क्लिक कर लीजिए आप, इसको काम देगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, कहते हैं कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी भी राशि यानी x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, यकृत। ये तो आप बहुत हमेशा पढ़ते आते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कहता है कि अमाशय में भोजन का पश्चात क्या मिलता है, यानी भोजन के पश्चात क्या मिलता है, तो ध्यान में रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जठर रस मिलता है। क्या मिलता है, जठर रस मिलता है। अच्छा हम आपसे पूछ दें कि जठर रस जो है वो अमाशय में किस ग्लैंड से निकलता है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाइलोरिक ग्रंथि से। क्या, पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ध्यान में रखिएगा, पाइलोरिक ग्रंथ, ठीक है, इस ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, विटामिन डी, जिसको आप कैल्सीफेरोल के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 68 का ऑप्शन नंबर 4, जो ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, ए बी में ए एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है और ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन ए बी को क्या हम बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, सर्वदाता ग्राही बोलते हैं, ये सर्वग्राही बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे।
ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। क्या रखता है? रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी, जबकि रक्त समूह ए बी में जो है एंटीजन पाया जाता है, ध्यान में रखें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 CnH2n। ये तो एल्कीन का हो गया। एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n प्लस में 2, ये एल्केन का। जबकि एल्काइन का क्या है दोस्तों? तो CnH2n माइनस में 2, ये क्या है? ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? डायरेक्ट आंसर लगाइए ना, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? आप आंसर लगाएंगे। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल टू में ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आप आधारित क्या लगाएंगे? H इक्वल टू में ut प्लस में हाफ GT स्क्वायर। अब इसी पे आप लिख लीजिए, यहाँ पर u इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, और g का वैल्यू 9.8 नहीं बल्कि क्या 10 ले लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर निकल करके आएगा कितना? 80 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ध्यान में रखेंगे, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, देखेंगे। कहता है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक, जिसको आप मशरूम कहते हैं, वो किसका बना होता है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये कवक का होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 74 का ऑप्शन नंबर 4, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, यानी डीएनए का संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कि विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंकुरित अनाज। अच्छा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई के कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और निरंतर सेट से बने रहिए। हम आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं सेट निरंतर लेकर के आते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।